हेलो दोस्तों, चलिए तो आरटीपी मे 24 एफएम डिस्कस करते हैं। आपके पास में यहाँ पे आरटीपी में चैप्टर वाइज क्वेश्चंस गिवन है। सबसे पहले तो के सीनियर बेस आपके एमसीक्यूज गिवन है। उसके बाद चैप्टर वाइज क्वेश्चन। एमसीक्यूज को हम लास्ट में करेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपको जो वीडियोज़ है वो चैप्टर वाइज डिफरेंट डिफरेंट प्रोवाइड किए जाएंगे, तो जिस भी चैप्टर के क्वेश्चन में डाउट है वो पर्टिकुलर वीडियो ही आप डायरेक्ट ओपन कर सके, इसलिए सेपरेट सेपरेट वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होंगी। यहाँ पे इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो है क्वेश्चन, जो कि आपका आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसे डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन कोई नया क्वेश्चन नहीं है, आपके आईसीएम मॉड्यूल में ये सेम क्वेश्चन आपको गिवन है, वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे आपका कॉपी पेस्ट हुआ है। इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली कोई स्टूडेंट को यहाँ पे डाउट हो तो सॉल्व कर लेते हैं। बेसिकली सेम टू सेम आपका आईसीएम मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं, चलिए। क्वेश्चन में कहता है कि टी लिमिटेड करके यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, कंपनी है टी लिमिटेड करके। कैपिटल स्ट्रक्चर है इनके पास में, कैपिटल स्ट्रक्चर 31 दिसंबर 2023 के हिसाब से। इनके पास डिबेंचर्स है, 10% प्रेफरेंस शेयर्स भी है और इक्विटी शेयर्स कैपिटल भी इनके पास अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ऊपर इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने कही है कि टी लिमिटेड का कैपिटल स्ट्रक्चर आपको नीचे दे रखा है, इसी के साथ यहाँ पे एक पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहता है कि विच इज़ कंसिडर्ड टू बी ऑप्टिमम। ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंसिडर टू बी ऑप्टिमम। इसका क्या इंपॉर्टेंट है देखेंगे। सबसे पहले इसे मार्क कर लिया है और आगे पढ़ना शुरू करते हैं। ये वर्ड का इंपॉर्टेंस क्या है बाद में देखते हैं। कहता है कि कंपनीज जो शेयर्स है हैज़ करंट मार्केट प्राइस जो है वो 30 रुपीज़ है, 30 रुपीज़ एंड 25 पैसा, 30.25 पर शेयर के हिसाब से। इसके बाद डिविडेंड जो है वो कहता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड। यहाँ पे वर्ड आपको समझ आना चाहिए, ये हम पढ़ चुके हैं। एक्सपेक्टेड डिविडेंड है आपके पास में, जो कहता है कि नेक्स्ट ईयर के लिए 50% ऑफ द 2023 ईपीएस। तो 2023 में जितना भी ईपीएस है उसका जो 50% करेंगे तो आपको एक्सपेक्टेड डिविडेंड मिल जाएगा। लेकिन अभी तक हमने जो क्वेश्चन पढ़ा वहाँ तक 2023 का ईपीएस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आगे पढ़ते हैं, अगर पता चल जाए तो ठीक है, वरना फिर कुछ फाइंड आउट करना पड़ेगा। कहते हैं कि द ईपीएस ऑफ द लास्ट 10 ईयर्स इज फॉलो। तो यहाँ पे लास्ट 10 ईयर के ईपीएस की बात करी गई है कि वो आपको ऑलरेडी गिवन है। हमें तो यहाँ पे एज पर अभी तक की इन्फॉर्मेशन हमें 2023 का ही ईपीएस चाहिए था, ताकि हम अपना एक्सपेक्टेड डिविडेंड निकाल पाए। लेकिन इसने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रखी है। कितनी ज़्यादा? तो इसने 10 साल की इन्फॉर्मेशन एक साथ दे रखी है। क्यों दी है बाद में पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी तक की इन्फॉर्मेशन जितना पढ़ा हमने उसके हिसाब से तो हमें 2023 का ईपीएस चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2023 का ईपीएस ये रहा, इसकी ज़रूरत है हमें फ़िलहाल के लिए। इसका डायरेक्टली मैं 50% करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? एक्सपेक्टेड डिविडेंड, जिसे हम फॉर्मूले के हिसाब से D1 कहते हैं, ठीक है। तो 3.023, इसका 50% करेंगे, D1 आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद कहता है कि कंपनी कैन इशू 14% न्यू डेब्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि अगर कंपनी को और डिबेंचर इशू करना है तो 14% वाले डिबेंचर इशू कर सकते हैं और 12% वाले प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कंपनी को नए डिबेंचर इशू करने हैं तो 14% वाले डिबेंचर्स का ऑप्शन है, प्रेफरेंस शेयर इशू करने हैं तो 12% वाले प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं। कंपनीज डिबेंचर्स इज करंटली, जो यहाँ पे इसका सेलिंग प्राइस है वो 99 रुपीज़ है, ठीक है, डिबेंचर्स का। और प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बात कहते हैं तो प्रेफरेंस शेयर का जो सेलिंग प्राइस है वो 9.90 है, ठीक है। कहता है कि पेइंग डिविडेंड जो है वो 1.25 पर शेयर के हिसाब से। तो क्या कहता है कि डिबेंचर्स का जो सेलिंग प्राइस है वो 99 रुपीज़ है पर डिबेंचर के हिसाब से, और प्रेफरेंस शेयर का सेलिंग प्राइस 9.90 है, और उस पर डिविडेंड कितना पे होता है? प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड पे होता है 1.25 पर शेयर के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद कहता है टैक्स रेट जो है वो 50% है। अब यहाँ पे मेन रिक्वायरमेंट आपको पूछी गई है कि क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है। कहता है कि कैलकुलेट करिए आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेप्थ, जो न्यू डेप्थ है उसकी कॉस्ट आपको निकालनी है, जो न्यू प्रेफरेंस शेयर है उसकी कॉस्ट निकालनी है, और साथ ही साथ आपको इक्विटी शेयर्स की भी कॉस्ट निकालनी है। साथ ही साथ कहता है कि इक्विटी शेयर्स को हमने सारा का सारा जो है रिटेन अर्निंग से ही इशू किया है। अब हमारा कॉन्सेप्ट अगर हमें पता हो तो मैं बता दूं सर कि ऑलवेज के ई इज इक्वल टू के आर। के ई का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, उसकी कॉस्ट, और के आर का मतलब होता है रिटेन अर्निंग, इसकी कॉस्ट, ठीक है। तो रिटेन अर्निंग की कॉस्ट मतलब कि के आर, और इक्विटी की कॉस्ट मतलब कि के ई, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो हमने आपको पढ़ाया था कि के ई ऑलवेज इक्वल होता है के आर के। लेकिन ध्यान रहे सर, अगर क्वेश्चन में पर्सनल टैक्स गिवन है, ठीक है, या फिर आपको फ्लोटिंग कॉस्ट गिवन है, ठीक है, पर्सनल टैक्स या फिर फ्लोटिंग कॉस्ट या फिर बोथ, ठीक है, ये दो चीज़ें अगर आपको क्वेश्चन में दिख जाए तो के ई इज इक्वल टू के आर नहीं होगा, तो फिर चेंज हो जाएगा, ठीक है। और उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला अभी पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, कि अगर
क्वेश्चन में ऐसा कोई पर्सनल टैक्स गिवन है या फिर फ्लोटिंग कॉस्ट, पर्सनल टैक्स बोल रहा हूँ, कॉर्पोरेट टैक्स नहीं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो नॉर्मल टैक्स होता है, कंपनी का टैक्स जिसे हम कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स के से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर्सनल टैक्स क्वेश्चन में गिवन है तो के आर इज इक्वल टू के ई नहीं होगा, ठीक है। तो पर्सनल टैक्स अगर गिवन है या फिर फ्लोटिंग कॉस्ट या फिर दोनों गिवन है तो फिर हमें फर्दर एक फॉर्मूला पुट करना पड़ता है। याद करिए मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि अगर ये क्वेश्चन में गिवन है तो के आर निकालने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या, के ई में से आपको फ्लोटिंग कॉस्ट माइनस कर देना है और उसमें से आपको पर्सनल टैक्स भी माइनस कर देना है। जैसे ही आप माइनस करेंगे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका एक फॉर्मूला बनता था जिसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी फ्लोटिंग कॉस्ट या फिर पर्सनल टैक्स की कोई बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पे डिस्कशन मैंने कर दिया है, ठीक है। आपको पता हो तो बढ़िया है, नहीं पता है तो आपको थोड़ी सी पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। फिलहाल वो पॉइंट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे इससे रिलेटेड ज़्यादा डिस्कशन नहीं करता हूँ और क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए पॉइंट नंबर 1 को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे न्यू डेप्थ की आपको जो है कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपको पूछा है क्वेश्चन के हिसाब से कॉस्ट ऑफ न्यू डेप्थ। कॉस्ट ऑफ न्यू डेप्थ पूछा है तो कॉस्ट ऑफ न्यू डेप्थ निकाल देते हैं। कॉस्ट ऑफ न्यू डेप्थ जिसे हम शॉर्ट में के डी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे के डी लिख देते हैं, कॉस्ट ऑफ न्यू डेप्थ। के डी इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताएंगे, के डी इज इक्वल टू यहाँ पे रिडीम्शन की कोई बात नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली छोटा वाला जो फॉर्मूला है इरिडीमेबल वाला वो हम यूज़ करेंगे, जिसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से था कि इंटरेस्ट 1 माइनस टी डिवाइड बाई एन पी, नेट प्रोसीड, ठीक है। यही आपका फॉर्मूला था। इसमें वैल्यू पुट करेंगे और आपके सामने आंसर। न्यू डेप्थ की बात कर रहे हैं, ध्यान रहे सर, यहाँ पे ओल्ड डेप्थ की कोई इन्फॉर्मेशन आप नहीं लेंगे। क्वेश्चन में क्लियरली कहा है न्यू डेप्थ की आपको कॉस्ट निकालनी है। न्यू डेप्थ मतलब कि यहाँ पे जो न्यूली बात करी गई थी, ठीक है, उसकी कॉस्ट निकालनी है। तो बताइए यहाँ पे डिबेंचर से रिलेटेड क्या बात थी। 14% डिबेंचर है मतलब कि 14% मतलब कि इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने करे हैं तो 14%, और क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं है तो डिबेंचर्स का ऑलवेज वैल्यू हम 100 मान के चलते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे कहा है कुछ नहीं कहा है तो भी 100 मान के चलेंगे, तो 100 इंटू 14% मतलब कि इंटरेस्ट का रेट क्या होगा 14 रुपीज़। तो वो ये आपका 14 रुपीज़ आ गया। 1 माइनस टी, टैक्स रेट बताएंगे, कॉर्पोरेट टैक्स 50% है, क्वेश्चन में गिवन है 50%, तो यहाँ पे 50% माइनस कर दिया और डिवाइड बाय नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड मतलब कि इशू प्राइस हो सकता है, करंट मार्केट प्राइस हो सकता है। क्वेश्चन में क्लियरली यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस गिवन है तो यही कंसिडर करना है, क्वेश्चन क्लियरली यहाँ पे बोल रहा है। तो 99 डिवाइड कर देंगे और आपके सामने आंसर। जल्दी से इसका आंसर हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 14 माइनस 50% डिवाइड बाई 99, तो ये आपका आंसर आएगा यहाँ पे आपका आंसर आएगा 7.070, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर है वो आपके सामने है, यहाँ पे 7.070, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे हाईलाइट करते हैं, ये परसेंटेज में है, परसेंटेज लिखना भूलना नहीं है, ठीक है। ये परसेंटेज है, ओके, ये परसेंटेज लीजिए। न्यू डेप्थ आपने निकाल लिया, इसी के साथ न्यू प्रेफरेंस की भी पूछी थी यहाँ पे कॉस्ट, तो यहाँ पे न्यू प्रेफरेंस के लिए भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। न्यू प्रेफरेंस, ठीक है, इसे शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, के पी, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इससे भी रिलेटेड कोई रिडीम्शन की बात नहीं करिए तो छोटा वाला फॉर्मूला पी डी, ठीक है, पी डी डिवाइड बाई पी जीरो लिख सकते हैं या फिर एन पी लिख सकते हैं, नेट प्रोसीड, ठीक है। पी जीरो का मतलब ऑलवेज ध्यान रखिए कि इसका फुल फॉर्म आपको साइड में लिखना होगा जब एग्जाम में आपका क्वेश्चन आए, तो यहाँ पे आपको सारा चीज़ें लिखनी पड़ेगी कि आई इज इक्वल टू क्या है, इंटरेस्ट, टी इज इक्वल टू टैक्स है, एन पी इज इक्वल टू नेट प्रोसीड, ये लिख के आना होगा, ठीक है। डायरेक्टली आप फॉर्मूला पुट नहीं करेंगे, फॉर्मूला पुट करने के बाद यहाँ पे साइड में या फिर नीचे कहीं पे भी जगह करके आप यहाँ पे इसका फुल फॉर्म ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। इसके भी मार्क्स कट सकते हैं अगर आपने ये नहीं लिखा है तो, ठीक है। तो ये पहले ही मैंने क्लियर आपको बता दिया है। अब यहाँ पे जल्दी से वैल्यू पुट कर देंगे। पी डी डिविडेंड कितना है प्रेफरेंस पे, तो यहाँ पे ऊपर ही गिवन था, कोई प्रेफरेंस से डिविडेंड 1.25 है, तो 1.25। और बताइए पी जीरो मतलब कि मार्केट प्राइस वगैरह कितना है, 9.90, 9.90, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.25 डिवाइड बाई 9.90 इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा 12.626, ठीक है। 63 भी कर सकते हैं आप परसेंटेज, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया 12.626%, ठीक है। ये आपका न्यू डेप का न्यू प्रेफरेंस शेयर, तो 12.63 का है या फिर 12.626 का है, ये आपका परसेंटेज आ जाएगा न्यू प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। इसी के साथ इक्विटी शेयर्स का भी पूछा है तो इक्विटी शेयर्स भी बता देते हैं यहाँ पे। इक्विटी शेयर्स, ठीक है,
तो न्यू आपके पास में इक्विटी शेयर्स, ठीक है। शॉर्ट में क्या लिखेंगे, के ई, ठीक है, इज इक्वल टू फॉर्मूला बताएंगे यहाँ पे। इक्विटी शेयर से रिलेटेड हमने 5-6 फॉर्मूले पढ़े थे, आपके पास में नोट्स ओपन होने चाहिए जो हमने लिखवाए थे, ठीक है। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि सर यहाँ पे कहीं पे प्रीवियस ईयर के ईपीएस की डिटेल गिवन है, ठीक है। पास्ट ट्रेंड आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू, ये आपको गिवन है। अब कहीं ना कहीं जब ट्रेंड देता है, पिछले साल हमने कितना कितना ईपीएस था, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो ग्रोथ की इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं देता है, इनडायरेक्टली, या ग्रोथ की इन्फॉर्मेशन होती है। क्योंकि प्रीवियस ईयर के डेटा देने का कारण ही होता है कि वो ग्रोथ की इन्फॉर्मेशन इनडायरेक्टली आपको देना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलवेज ध्यान रखिए, जब इक्विटी की कॉस्ट निकालना चाहें तो क्वेश्चन में ऑलवेज देखिएगा कि क्या वो पिछले साल के ईपीएस के डेटास गिवन है, ठीक है। पिछले साल के कुछ डेटास अगर आपको गिवन है तो आपको इनडायरेक्टली समझ लेना है कि ग्रोथ देना चाहता है, ग्रोथ आपको यहाँ से निकालना होगा, ठीक है। और ग्रोथ निकालना सबसे ज़्यादा आसान होता है इस डेटा में से, ठीक है। क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये आपके पास में यहाँ पे डेटा गिवन है, इस डेटा को आप सही से देखेंगे। आपको क्या करना है, ऐसे काफ़ी सारे ईयर्स के आपको डेटा गिवन होंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 साल के डेटा ले लेने हैं, ठीक है। पहले 2 साल के डेटा आप ले लीजिए, जिसका ईपीएस कितना है वो देखिए, उसका परसेंटेज निकालिए, चेंजेस का परसेंटेज निकालिए। बेसिकली आपको आता ही होगा, फिर भी मैं आपको याद करवा दूँ कि परसेंटेज कैसे निकलता है। परसेंटेज निकलता है कि इन 2 ईयर में करंट कौन सा है और प्रीवियस कौन सा है, ठीक है। करंट मतलब कि आपको जो लेटेस्ट ईयर है उसे करंट मान के थोड़ी देर के लिए मान लेना है और कैलकुलेशन करनी है। तो 2015 और यहाँ पे 2014 और 15 है, तो 15 लेटेस्ट है तो 15 को करंट मानेंगे, ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन पर्पज़ के हिसाब से। तो करंट मानेंगे, करंट में से आपको प्रीवियस माइनस करना है। कैलकुलेटर लीजिए, 1.311 माइनस 1.180, ठीक है। ये माइनस करेंगे आप, कहीं लिखना है तो लिख लीजिए। अगर हमारा लेक्चर अटेंड किया है आपने तो आपको लिखवा रखा है मैंने, ठीक है, तो आपके पास में वो लिखा हुआ होगा, वो ओपन करेंगे। अगर नहीं देखा है वो लेक्चर्स, ठीक है, डायरेक्टली आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो आप कहीं पे लिख लीजिएगा इस फॉर्मूले को, ठीक है। फॉर्मूला बेसिकली है नहीं, ये तो हम सिर्फ याद करने के लिए एक फॉर्मूला बना दिया है कि करंट में से प्रीवियस माइनस करेंगे और डिवाइड बाई प्रीवियस करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कि परसेंटेज, चेंजेस परसेंटेज कैसे निकलता है, चेंजेस परसेंटेज निकलता है करंट में से प्रीवियस माइनस करो, डिवाइड बाई प्रीवियस करो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेटर लेंगे, करंट क्या है 1.311, ठीक है, इसमें से माइनस करिए 1.180, तो आपके पास में कैलकुलेटर में आंसर आ रहा होगा 0.131, ठीक है। ये माइनस करने से 0.131 आ रहा होगा। डिवाइड बाई प्रीवियस करना है, इन दोनों में से प्रीवियस क्या है 1.180, तो डिवाइड बाई 1.180 करिए, आपके सामने आंसर आ रहा होगा कुछ यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे आंसर आ रहा होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा, ये परसेंटेज ही है, ठीक है, जो भी आंसर आया ये परसेंटेज चेंजेस है। तो यहाँ पे कुछ 11.1016, ठीक है, 16 आ रहा होगा। इसे आपको जो है 2-3 बार चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले 2 साल ले लिया, अब एक काम करिए, लास्ट के 2 साल ले लीजिए। आप कोई भी 2 साल ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, चेंजेस सिर्फ चेक करना है। ये क्या निकल के आता है, ये ग्रोथ निकल के आता है, ठीक है। किसी भी 2 साल के आप चेंजेस को आप देखेंगे और एनालाइज करेंगे, उसका परसेंटेज निकालेंगे तो ये ग्रोथ निकल के आता है। ये जो आपका परसेंटेज निकल के आया ये ग्रोथ है, ठीक है। किसी भी 2 साल से मेरा मतलब है साइड बाय साइड होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2014 लिया और 2018 की कंपैरिजन करेंगे, ऐसा मत करना। दोनों साथ-साथ के जो है ईयर के आप कंपैरिजन करेंगे। तो पहले 2 मैंने लिए, आप कोई भी 2 ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है पहले 2 लेना है, ठीक है। ये तो सिर्फ मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि पहले 2 ले लीजिए, लास्ट के 2 ले लीजिए, ठीक है। ये एडवाइस है, आप कोई भी 2 ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नज़दीकी आंसर आएगा। अच्छा, इसका परसेंटेज निकालिए जल्दी से, एक कन्फर्मेशन ले लेते हैं। 3.023 में से माइनस करेंगे प्रीवियस, प्रीवियस क्या है 2.723, ठीक है। और डिवाइड बाय क्या करना है, प्रीवियस ही करना है, तो डिवाइड बाय 2.723, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिनट ज़रा, 3.023 माइनस 2.723 डिवाइड बाई 2.723, तो ये आपका आंसर आएगा 11.017%। तो अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं 11% के नज़दीक नज़दीकी आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक नोट कि इट इज़ एज्यूम्ड डेट, यहाँ पे हम नोट लिखेंगे अपने, ठीक है। यहाँ पे हम नोट लिख देंगे, यहाँ पे जब इक्विटी शेयर्स की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे छोटी सी एक नोट लिख देंगे कि इट इज़ एज्यूम्ड दैट ग्रोथ इज 11% के नज़दीकी आंसर आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे
11% ले रहा हूँ। अच्छा, ये आपको कैलकुलेशन वर्किंग नोट में दिखानी पड़ेगी, ठीक है? ये दोनों जो हमने कैलकुलेशन करी है, ये वर्किंग नोट में आपको दिखानी पड़ेगी। उसके बाद ये आपको नोट्स दिखाना पड़ेगा कि हम एज़्यूम कर रहे हैं कि 11% है, क्योंकि 11% के नज़दीक-नज़दीक आ रहा है, तो आप पॉइंट के बाद का मैं जो है चीज़ों को इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि ग्रोथ जो है नॉर्मली 11%, 10% इस तरीके से होता है। पॉइंट के बाद बहुत ज़्यादा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। आप चाहे तो ले सकते हैं, आंसर नज़दीक ही आएगा, ठीक है? तो हम यहाँ पे एज़्यूम कर लेते हैं कि 11% है, बाकी के हम जो पॉइंट के बाद के जो अमाउंट है, उसे इग्नोर कर देते हैं। ठीक है? और हमने नोट भी लिख दी और इसकी कैलकुलेशन भी वर्किंग नोट में दिखा दी। अब यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला पुट करेंगे, ग्रोथ वाला फॉर्मूला D1 डिवाइड बाई P0 और प्लस G, यही फॉर्मूला है। दो सबके फुल फॉर्म आपको कंपलसरी लिखने हैं, ठीक है? D1 का मतलब क्या है? एक्सपेक्टेड डिविडेंड, P0 मार्केट प्राइस, G मतलब की ग्रोथ, ठीक है? वैल्यू जल्दी से पुट करेंगे। इक्विटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गिवन थी 14%। यहाँ पे इक्विटी शेयर्स की इन्फॉर्मेशन कहीं तो थी, कहाँ है? ये रहा। करंट मार्केट प्राइस जो है वो शेयर का 30 रुपीज़ है। मार्केट प्राइस मतलब कि P0, तो यहाँ पे P0 तो हमारे पास में है 30.25, ठीक है? ग्रोथ अभी अभी हमने निकाला 11%, हमने एज्यूम भी किया है 11% है। D1 हमें चाहिए, D1 जल्दी से बताएंगे। तो कहता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड का मतलब ही होता है D1, ठीक है? तो उसके लिए तो उसने क्लियरली बता रखा है कि आप एक काम करिए, 2023 का जो भी EPS है उसका 50% कर लीजिए, D1 मिल जाएगा। तो 3.023 यही है, इसका 50% करेंगे तो ये आपका आंसर आ रहा है 1.5115, ठीक है? ये आपका आंसर आ रहा है। तो जल्दी से इसका आंसर निकालेंगे। 11% मतलब कि 0.11 लिख सकते हैं आप, ठीक है? 11% मतलब कि 0.11, 0.11, तो यहाँ पे डिवाइड बाय करेंगे 30.25 और प्लस 0.11, तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा होगा 15.99, मतलब कि मैं राउंड फिगर 16% कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो आपका आंसर कितना आएगा? 16% आपका जो है KE निकल के आ गया, ठीक है? तो ये सारे आपके पास में आंसर आ गए। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा था वो हमारा कंप्लीट हो जाता है कि सबकी कॉस्ट निकाल के दीजिए, तो हमने तीनों चीज़ की कॉस्ट निकाल के दे दी है, ठीक है? बिल्कुल इसी तरीके से आप एग्जाम में प्रेजेंटेशन करेंगे, लेकिन ध्यान रहे सर, वर्किंग नोट वगैरह जो मैंने कहा है, जो फुल फॉर्म कहा है, वो आपको कंपलसरी लिखना होगा, ठीक है? अच्छा, इसके बाद यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 पूछा है। ये पॉइंट नंबर 1 हमने कंप्लीट किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2, ठीक है? तो पॉइंट नंबर 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा है। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि आप यहाँ पे काम करिए, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल के दीजिए, ठीक है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको यहाँ पे निकालना है। अब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों एक ही है। हमने जब पढ़ाया था, हमने आपको बताया था कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। मेन डिफरेंस एक ही छोटा सा डिफरेंस है कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब हम वर्ड बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है कि जो हमने एडिशनली जो भी सिक्योरिटी इशू करी है, सिर्फ और सिर्फ उसकी कॉस्ट निकालेंगे। जबकि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या करता है? जितनी भी कैपिटल है उसकी कॉस्ट निकालता है, ठीक है? तो दोनों वर्ड में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कह दिया जाए तो जो एग्जिस्टिंग मतलब कि पहले से है उसे इग्नोर कर दीजिए कैपिटल को। जो न्यू कैपिटल इशू करी है उसका WACC निकाल लीजिए। WACC जैसे ही हम निकालते हैं वैसा सेम टू सेम हमने आपको पढ़ाया था सर, कैसे कॉलम बनानी है। सबसे पहले एक कॉलम बनाएंगे आप यहाँ पे, बिल्कुल वही कॉलम आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। सारी चीज़ें नोट्स में प्रोवाइडेड है, नोट्स आपके पास में होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले कैपिटल कंपोनेंट्स लिख सकते हैं, पहली कॉलम, ठीक है? कैपिटल कंपोनेंट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? बिकॉज आपको मैं ऑलरेडी आपको ये चीज़ तो बता चुका हूँ। तो कैपिटल कंपोनेंट्स सबसे पहली कॉलम। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम आप बनाएंगे अमाउंट से रिलेटेड, इसके अमाउंट कितना है, ठीक है? अमाउंट। और इसी अमाउंट के बेस पे क्या चीज़ बनती है? इसी अमाउंट के बेस पे वेट निकलता है, ठीक है? वेट, ओके। तो वेट हम निकाल लेंगे और जैसे ही वेट आ जाएगा इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट परसेंटेज से, जो हमने अभी अभी निकाले हैं, ठीक है? उस कॉस्ट परसेंटेज से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका निकल के आ जाएगा WACC, लेकिन यहाँ पे MCC पूछा है तो यहाँ पे MCC लिखिएगा, ठीक है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फुल फॉर्म लिखिएगा, शॉर्ट फॉर्म अलाउेबल नहीं है, ठीक है? और यहाँ पे हेडिंग भी लिखना है कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ सिक्योरिटीज़, ठीक है? ऐसा हेडिंग लिखेंगे, इसके बाद फॉर्मेट बनाएंगे। शॉर्ट फॉर्म कहीं पे भी यूज़ नहीं करेंगे, पूरे का पूरा फुल फॉर्म लिखेंगे और यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कि जो न्यू इशू है वही हम लेंगे, पुराने जो कैपिटल है उसे इग्नोर करेंगे, ठीक है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सिर्फ यही डिफरेंस होता है, बाकी सारी कैलकुलेशन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की ही तरह होती है, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। जब मार्जिनल बोलता है तो मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है कि जो न्यू इशू है सिर्फ और सिर्फ उसे ही कंसिडर करिए, बाकी सब इग्नोर कर दीजिए। तो न्यू इशू में तो तीन ही चीज़ें थी, अभी अभी हमने उस चीज़ों को निकाला भी है, डेप्थ है, प्रेफरेंस है, इक्विटी है। तो जल्दी से हम यहाँ पे नाम लिख देंगे कि सबसे पहले इक्विटी लिख देते हैं, अच्छा लगे।
कोई भी लिख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, इक्विटी लिखिए, ठीक है। इसके बाद डेप्थ लिख देते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रेफरेंस, ठीक है। तीन ही चीज़ें, प्रेफरेंस शेयर, फुल फॉर्म लिखिएगा, तो ये प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। अमाउंट इसके लिख देंगे। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड था ऑप्टिमम, ऑप्टिमम वर्ड जब लिख देता है, ऑप्टिमम का मतलब होता है कि चाहे मर्जी आप किसी भी तरीके से आप कैलकुलेशन करिए, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज, लेकिन ऑप्टिमम जब वर्ड लिखता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम है, इसका मतलब होता है कि ये जो वेट है वो ऑलवेज सेम रहेगा, ठीक है। चाहे आप न्यू इक्विटी शेयर भले ही इशू करें, लेकिन इसका जो वेट पहले हुआ करता था, मतलब कि इसके हिसाब से ये पहले के ये सिक्योरिटी है, इसका वेट निकाल लेंगे, इसका जो वेट है वही कॉपी पेस्ट यहाँ पे करेंगे, ठीक है। वही कॉपी पेस्ट आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट कॉलम में आप कंपलसरी यही अमाउंट लिखेंगे, मतलब कि इक्विटी कितना है 24 लाख, तो यहाँ पे 24 लाख रुपीज़, ठीक है। इसी के बेस पे ही आप वेट निकालेंगे। ऑप्टिमम का मतलब होता है जो पहले वेट हुआ करता था वही वेट आप कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद डेप्थ 4,50,000, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर जो है वो 1,50,000 है। इसका टोटल लगाएंगे आप और इससे वेट निकालेंगे हम, तो 24 लाख प्लस 4,50,000 प्लस 1,50,000, तो ये आपका 30 लैक्स आंसर आ रहा है, ठीक है, 30 लाख। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि जब भी हम यहाँ पे 24 लाख रुपीज़ लिखते हैं तो इस तरीके से कोमा आपको कंपलसरी एग्जाम में दिखाना है। ये छोटी मोटी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1,50,000 इस तरीके से, तो 30 लाख रुपीज़ है। इसका वेट निकाल लीजिए जल्दी से, आपको आता ही है 24 लाख डिवाइड बाई 30 लाख, तो यहाँ पे 0.8 आपका इसका वेट है, ठीक है। इसका वेट 4,50,000 डिवाइड बाई 30 लाख, तो 0.15, और यहाँ पे 1,50,000 है डिवाइड बाई 30 लाख, तो ये आपका 0.05, ठीक है। ये आपके पास में आंसर आ जाता है। कॉस्ट हमने अभी अभी निकाली है, कॉस्ट आपने निकाली है, जल्दी से कॉपी पेस्ट करेंगे। इक्विटी की कॉस्ट कितनी थी 16%, 16% मतलब कि 0.16 भी लिख सकते हैं, 0.16, ठीक है। डेप्थ कितना था 7.070, 7.070 मतलब कि 0.070 इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर्स मतलब कि यहाँ पे 12.63 था, तो 0.1263 लिख देता हूँ, 0.1263, ठीक है। जल्दी से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके सामने आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 इंटू 0.16, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.128। इसके बाद 0.15 इंटू 0.070, तो ये आपका आंसर आएगा 0.0105, ठीक है। और यहाँ पे 0.05 इंटू 0.1263, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.00631,5, ठीक है। और यहाँ पे इसका टोटल लगाएंगे तो आपका आंसर आएगा 14.48%। और यहाँ पे मैंने ऑलवेज कहा है कि आप पॉइंट में और परसेंटेज में दोनों में लिख के आएंगे, पर पॉइंट में लिखेंगे तो 0.1448 आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये लीजिए आपका यहाँ पे आंसर आ चुका है, ठीक है। ये आपका आंसर, इसे यहाँ पे बॉक्स बना देंगे, लीजिए, ओके। तो ये आपका आंसर आ चुका है। ये आपका एमसीसी जो सेकंड क्वेश्चन पूछा वो भी कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये आपके सामने सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा, यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे 0.070 हमने लिखा है, इससे 7 लिखेंगे तो थोड़ा सा पॉइंट में चेंजेस होता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हो सकता है कि पॉइंट के बाद थोड़े बहुत चेंजेस चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सॉल्यूशन में यहाँ पे अगर 14.50 लिखा है, 14.46 लिखा है, तो ये अलोएबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉइंट के बाद थोड़े बहुत चेंजेस चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेन होता है 14% आ चुका है आपका आंसर, राइट, ठीक है। क्योंकि वो थोड़े बहुत यहाँ पे पॉइंट में चेंजेस वगैरह करते हैं, तो हो सकता है कि कोई स्टूडेंट 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले, ठीक है, कोई स्टूडेंट 4 डिजिट ले ले, तो उसके हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, तो उससे रिलेटेड कोई यहाँ पे मार्क्स नहीं करते हैं, आपके पूरे नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं पॉइंट के बाद 3 आप डिजिट ज़रूर लीजिए, ठीक है। 3 अगर आते हैं तो 3 डिजिट कंपलसरी आपको लेने ही चाहिए, ओके। चलिए, तो ये सेकंड हमने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद अब थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछता है, थर्ड क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मच कैन बी स्पेंड फॉर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर न्यू ऑर्डिनरी शेयर मस्ट बी सोल्ड। कहता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन टू बी कॉन्स्टेंट। एज्यूम करना है कि रिटेन अर्निंग जो है वो अवेलेबल है फॉर द नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट 50% ऑफ 23, ठीक है। तो 2023 का जो 50% आप जितना भी करेंगे उतना रिटेन अर्निंग अवेलेबल है। यहाँ पे ये कहना चाहता है सर कि टोटल आपके पास में कैपिटल कितना अवेलेबल है,
ठीक है। अगर हम किसी भी चीज़ को, किसी भी कैपिटल को सेल नहीं कर रहे, जो भी अभी है उसी तरीके से चलाएं, ठीक है। जो भी हमारे पास में न्यू कैपिटल है उसी तरीके से चला रहे, उसमें कोई भी सेल वगैरह नहीं कर रहे, जो पड़ा हुआ है वैसे ही पड़ा हुआ है, तो हमारे पास में कितनी कैपिटल अवेलेबल है, ठीक है। उस कैपिटल में एक हिंट दे रखा है, हिंट में कहता है कि सर रिटेन अर्निंग अवेलेबल है हमारे पास में 50% ऑफ 2023। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे कि 2023 का जो भी ईपीएस है उसका 50% करिए। ईपीएस का मतलब ये होता है ना अर्निंग, ठीक है। तो 3.023 इसका 50% करेंगे तो इतना रिटेन अर्निंग ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है। रिटेन अर्निंग इतना हमारे पास में पड़ा हुआ है और हमारे पास में टोटल इक्विटी शेयर्स है कितने, 2 लाख शेयर्स, ठीक है। तो टोटल रिटेन अर्निंग का अमाउंट आ जाएगा, आप समझे। यहाँ पे अगर हम कहें पॉइंट नंबर 3 क्वेश्चन पूछा है, पॉइंट नंबर 3 की अगर डिस्कशन करें तो पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 3 कहता है आपके पास, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 ये कहता है कि अगर हम बात करें रिटेन अर्निंग की, तो यहाँ पे कहता है कि सबसे पहले तो ये कहता है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है, ठीक है। ये पूछ रहा है कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है, इस जानने के लिए एक हिंट आपको दे रखा है, कहता है कि आपके पास में रिटेन अर्निंग जो अवेलेबल है, ठीक है, रिटेन अर्निंग जो अवेलेबल है वो रिटेन अर्निंग कितनी है, रिटेन अर्निंग है 50% ऑफ, ठीक है, 2023 का ईपीएस, ठीक है। 2023 ईपीएस ऑफ 2023 इस तरीके से लिख दीजिएगा, ईपीएस ऑफ 2023। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 50% ऑफ ईपीएस ऑफ 2023, तो यहाँ पे अगर 50% करें ऑफ 2023 का ईपीएस कितना है, 3.023, ठीक है। तो पर शेयर के हिसाब से आपके पास में आंसर आ जाएगा 1.5115। लेकिन इसने क्या पूछा है, टोटल कैपिटल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपको पूछा है, मतलब कि टोटल अमाउंट निकालना है, ये पर शेयर के हिसाब से नहीं चाहिए। तो टोटल शेयर है कितने, ठीक है। इक्विटी शेयर कितने हैं, 2 लाख। रिटेन अर्निंग मतलब कि इक्विटी शेयर का ही पार्ट होता है, ठीक है। इक्विटी शेयर जितने होते हैं उसमें से ही जो कुछ कमाई होती है उसमें से ही रिटेन अर्निंग निकल के आती है। तो रिटेन अर्निंग अर्निंग का मतलब होता है इक्विटी शेयर्स, ठीक है। इक्विटी शेयर्स पे जो भी अर्निंग होती है, तो इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 2 लाख। तो इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 2 लाख, तो यहाँ पे रिटेन अर्निंग का अमाउंट आ जाएगा, रिटेन अर्निंग का अमाउंट आ जाएगा इंटू 2 लाख करेंगे, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 3,02,300, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये रिटेन अर्निंग से आया है। हमें पूछा है कि भाई अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट पूरे का पूरा बताना है, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखिए यहाँ पे क्या होता है अपने पास कि क्वेश्चन में क्लियरली बोल रखा था कि जो इक्विटी शेयर से यहाँ पे अमाउंट है वो रिटेन अर्निंग से है, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि रिटेन अर्निंग से है, ठीक है। जो भी अमाउंट है वो रिटेन अर्निंग से ही है, क्वेश्चन ने खुद कहा था। क्वेश्चन ने यहाँ पे कहाँ कहा था, तो क्वेश्चन ने यहाँ पे कहा था एज्यूम न्यू इक्विटी शेयर्स कम फ्रॉम रिटेन अर्निंग, मतलब कि ये रिटेन अर्निंग से ही ये इक्विटी शेयर्स यहाँ पे अमाउंट है। अब एक चीज़ आपको मैंने अपने लेक्चर के वक्त पढ़ाई थी कि अगर कोई अमाउंट है, ठीक है, आपको पता है और उसका परसेंटेज पता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लूँ तो मैं कहता हूँ कि सर 100 रुपीज़ है, ठीक है, 100 रुपीज़ है। इसका यहाँ पे 5 रुपये 50 रुपये 50 रुपये मैं यहाँ पे 2 पार्ट कर देता हूँ, ठीक है। 50 रुपये मैंने 2 पार्ट कर दिए और मैं कहता हूँ कि यहाँ पे कि ये चीज़ तो मैंने एग्जांपल आपको दी, ठीक है। अब मैंने आपके पास में कहा कि सर मैं क्या कि ये एग्जांपल मैंने क्वेश्चन बनाया, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन क्या पूछूंगा, देखिए इस पे से मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा कि एक अमाउंट है 50 रुपीज़। मैं आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये मेन बात है, ये फैक्ट है, ठीक है। ये फैक्ट सबसे पहले मैंने बता दिया कि 100 रुपये जिसको मैंने 2 पार्ट बांट दिया, 50 रुपये 50 रुपये। अब ये फैक्ट मैंने आपको बताया। अब मैं आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, देखिएगा क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ कि 50 रुपये है जो कि टोटल अमाउंट का 50% है, ठीक है। ये 50 रुपये जो है ये क्या है सर, ये टोटल अमाउंट का 50%, ये 50% ऑफ टोटल अमाउंट है, ठीक है। टोटल अमाउंट का अगर 50% करो तो आपको 50 रुपये मिलेंगे। अब मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि टोटल अमाउंट कितना होगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन आपको क्या पूछा, मैंने क्वेश्चन ये पूछा कि टोटल अमाउंट का 50% करें तो 50 रुपये मिलते हैं, मुझे टोटल अमाउंट निकाल के दीजिए। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैंने अपने लेक्चर्स में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाया है कि अगर आपको कोई अमाउंट पता है और उसका परसेंटेज पता है, अगर कोई आपको अमाउंट पता है और उसका परसेंटेज पता है कि वो 50% है, यहाँ पे जैसे कि कहा है कि 50 रुपये अमाउंट भी पता है और उसका परसेंटेज क्या है 50%, ये भी हमें पता है, तो आपको सिंपली टोटल अमाउंट निकालना होता है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, क्या करना होता है, वो अमाउंट ले लीजिए 50 रुपये और डिवाइड बाई उसके परसेंटेज से डिवाइड कर दीजिए। उसका परसेंटेज कितना है, टोटल में से 50% है, परसेंटेज से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा टोटल अमाउंट। जो भी आएगा ये टोटल अमाउंट आ गया, टोटल अमाउंट लीजिए, टोटल अमाउंट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करी है अपने
जो लेक्चर्स हैं, ठीक है, वहाँ पे यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ़ और सिर्फ रिवाइज़ करवा दिया है, आपको समझ आया तो ठीक है। बेसिकली यहाँ पे फिर इतना ज़्यादा डिटेल हम नहीं समझा सकते, ठीक है। तो चलिए, तो ये चीज़ मैंने कोशिश करी, आपको समझ आई होगी। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी काम करना है। रिटेन अर्निंग कहता है 3,02,300 है, ठीक है। उसका पार्ट क्या है, टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में उसका कितना पार्ट है, टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में उसका पार्ट है 0.8 जितना, ठीक है। अब मुझे टोटल अमाउंट चाहिए, ये अमाउंट जो है रिटेन अर्निंग है। भाई अपने पास में कैपिटल स्ट्रक्चर में डेप्थ भी है, प्रेफरेंस शेयर भी है, और क्वेश्चन ने क्या पूछा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पूरा का पूरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा ये जानना है। तो देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको अमाउंट भी पता है रिटेन अर्निंग का, और उसका परसेंटेज भी पता है 80% का है या फिर 0.8 का है। तो अमाउंट और परसेंटेज दोनों पता है, तो क्या हम 100% अमाउंट निकाल सकते हैं? बहुत ज़्यादा आसान है, निकाल सकते हैं, डेफिनेटली आप निकाल पाएंगे। क्या करेंगे सर, अमाउंट लेंगे 3,02,300 और उसी के परसेंटेज से डिवाइड कर देंगे। उसके परसेंटेज कितना है रिटेन अर्निंग का, 80% का है या फिर 0.8, ठीक है। तो यहाँ पे 3,02,300 डिवाइड बाई 80% करेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 3,77,875, ठीक है। ये कोमा करना आपको एग्जाम में भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। कोमा आपके पास में इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके भी मार्क्स कट सकते हैं अगर प्रॉपर आपने नहीं बनाया है तो, ठीक है। तो कोमा भी आपको करना होगा। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर कि टोटल जो कैपिटल स्ट्रक्चर आपका है वो यहाँ पे आपका आ जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल क्या लिखा था, इन्वेस्टमेंट, जो वर्ड लिखा है वही लिखेंगे। कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको लिखा गया है, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट वर्ड लिखेंगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये चीज़ आपके पास में आ जाती है, ओके। तो समझ आया, टोटल यहाँ पे आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट आ चुका है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट से आप जो है यहाँ पे बाइफर्केशन अगर दिखाना चाहे तो भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पे टोटल ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, जिसमें से रिटेन अर्निंग से कितना मिलता है, 3,02,300, ठीक है। ये कैपिटल आपका जो है रिटेन अर्निंग से आपको मिल जाता है, यहाँ पे आप लिख देंगे रिटेन अर्निंग, ठीक है। और आपके पास में बाकी का जो अमाउंट बच गया वो कहाँ से आता है सर, वो आपका आता है डेप्थ ओ एंड आप लिख देंगे डेप्थ एंड प्रेफरेंस शेयर से, ठीक है। बाइफर्केशन भी आप लिख सकते हैं, इससे रिलेटेड कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन आपका खत्म। फोर्थ आपको क्वेश्चन क्या पूछा, फोर्थ आपको पूछा है कि आपके पास में मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको पूछा गया है कि कॉस्ट ऑफ फंड राइज एक्सेस ऑफ अमाउंट, मतलब कि अगर और ज़्यादा हम फंड राइज करना चाहे तो आपको मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वापस से कैलकुलेट करनी है। लेकिन ध्यान रहे सर, इफ़ कंपनी कैन सेल न्यू ऑर्डिनरी शेयर 22 रुपीज़ के हिसाब से, तो एज्यूम बोथ द कॉस्ट ऑफ डेप्ट एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो है वो कांस्टेंट रहेंगे। इसका मतलब है कि कहता है कि सर न्यू फंड राइज करना चाहती है कंपनी, और कहता है कि न्यू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है अगर जो प्राइस है शेयर का वो 22 हो जाए। तो पहले देखिए, पहले भी हमने न्यू का निकाला है, लेकिन पहले शेयर का प्राइस इसने कितना कहा था, शेयर का प्राइस कहा था यहाँ पे 30.25, 30.25 की जगह वो कहता है कि अब 22 हो गया, तो आपको नया के ही निकालना है और आपको मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वापस से कैलकुलेट करना है, ठीक है। लेकिन इसने एक चीज़ बढ़िया कही कि भाई अपने जो डेप्थ है और प्रेफरेंस है उसका जो आपने परसेंटेज निकाला था वही सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं, कांस्टेंट है। बस इक्विटी में चेंजेस है, वो आप कैलकुलेट करके वापस से मुझे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल के दीजिए, वो क्वेश्चन कहना चाहता है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, निकाल के दे देंगे। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 4, ठीक है, न्यू इक्विटी कॉस्ट, न्यू इक्विटी कॉस्ट की ई लिखेंगे हम, ठीक है, शॉर्ट में। वापस से कैलकुलेशन वही रहेगी, हमने यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम कैलकुलेशन, बस यहाँ पे ध्यान रहे P0 जो है बदल चुका है 22, बाकी सब कुछ सेम 1.5115, 1 पॉइंट, फॉर्मूला मैं पुट नहीं कर रहा हूँ, आप पुट कर लेंगे, ठीक है। बस डिवाइड बाई 22 करेंगे, P0 22 हो चुका है, और प्लस जी जो है वो कितना था 11%, तो 11%। जल्दी से इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, 1.115 डिवाइड बाई 22 प्लस 0.11, तो यहाँ पे आपके पास में आंसर आएगा, 1 मिनट ज़रा, 1.115 है ना, 1.5115 है, 1.5115 है, 1.5115 है, ओके। तो 1.5115 डिवाइड बाई 22 प्लस 0.11, तो ये आपका आंसर आएगा, परसेंटेज में लिखे तो 17.87%, ठीक है। और करके पॉइंट में भी लिख के आएंगे 0.17870 करके आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका आ गया क्या सर, के ई, ठीक है। ये के ई आपके पास में आ जाता है, के ई लीजिए, के ई आपके पास में आ गया।
ठीक है। और के ई तो आपका निकल के आ गया, और जो डेप्थ वगैरह है वो तो सेम रहेंगे। इसने कहा है डेप्थ जो है 7.070 ही रहेंगे, और प्रेफरेंस शेयर जो है वो वही सेम रहेगा। तो बिल्कुल यही सेम रहेगा आपका, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वापस से आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। मैं इसको एक काम करता हूँ, एक कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। लीजिए, ये मैंने एमसीसी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टेबल कॉपी पेस्ट कर दिया। बिल्कुल सेम चीज़ें रहनी है, बस चेंजेस क्या होना है, इक्विटी शेयर का यहाँ पे जो परसेंटेज है वो चेंज हो चुका है, बाकी सब कुछ सेम रहना है। इसने खुद कहा है क्वेश्चन ने, बस यहाँ पे जो है 0.1787 लिखना है। बाकी सब कुछ सेम है, डेप्थ वगैरह सब कुछ सेम है। डेप्थ जो हमने यहाँ पे पुट करा था 0.070 वही लेना है, ठीक है, क्योंकि खुद कहा है क्वेश्चन ने कि वो सब कुछ सेम है, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर 0.1263, 0.1263, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर जो है वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, 15.977% आ रहा है। तो राउंड फिगर आप 16% भी कह सकते हैं, ठीक है। और 16% ये आपका आंसर, ठीक है। तो एक बार हम यहाँ पे आईसीएम मॉड्यूल के सॉल्यूशन में भी चेक कर लेते हैं क्या हमारे सारे आंसर जो है वो मैच हो गए हैं या फिर नहीं। तो पॉइंट नंबर यहाँ पे 2, ठीक है, जल्दी से इसे चेकआउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने न्यू डेप्थ जो के डी निकाला था, ये रहा आपके पास में के डी। यहाँ पे क्या निकाला, ये रहा, ठीक है। ये ये रहा के डी 7.70, ये रहा 7 ओके। प्रेफरेंस शेयर ओके है, ठीक है। इसके बाद इक्विटी हमने निकाला था 16%, यहाँ पे भी 16% है, ओके है सब कुछ। इसके बाद मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछा था 14.48% या फिर 14.49। मैंने कहा था परसेंटेज में थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, तो पॉइंट के बाद थोड़ी बहुत चेंजेस देखने को मिलता है, लेकिन आंसर राइट माना जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बस आपका कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट की वजह से चेंजेस आते हैं वो करेक्ट माने जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अमाउंट लेने में कोई आपने गलती करी है, गलत अमाउंट लिया है, तो फिर तो वो आपके मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे, ठीक है। उसमें कोई गलती नहीं करनी है। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 पूछा था भाई कितना अमाउंट राइज कर सकते हैं, तो ये हमने निकाला था, ये रहा आपका अमाउंट। तो ये भी कैलकुलेशन हमने बता दी है। और न्यू कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने जो निकाला, ठीक है, वो भी हमने यहाँ पे दिखा दिया है, देख लीजिए। 98%, यहाँ पे 15.98% भी आप यहाँ पे कह सकते हैं, जो कि हमारा निकल चुका है। और यहाँ पे सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है। डिटेल में हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर लिया है। डिटेल वीडियो ही आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, आप चाहे तो स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन डिटेल वीडियो इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट को यहाँ पे कॉन्सेप्ट में समझ नहीं आता है, तो वो क्या करें, तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अंदर हम कॉन्सेप्ट को कवर करते चल रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल कैलकुलेशन करते हैं ताकि स्टूडेंट जो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कम चल रहा है, तो उनको ये आरटीपी कवर हो जाए। आरटीपी एमटीपी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है